दोस्तों नमस्कार। 1 से लेकर 15 मई तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर की हम बात कर रहे थे। इसमें हमने पहले एक क्लास कर ली थी जहां पर हमने लास्ट जो टॉपिक किया था वो इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, राजस्थान की सेमीकंडक्टर पॉलिसी और उसी के तहत जो सेमीकंडक्टर एक जो भिवाड़ी के अंदर संयंत्र लगाया गया था उसकी बात की थी। अब उसके बाद 1 से 15 मई वाली इस सीरीज में हम बचे हुए जो जितने भी साइंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हैं उनको आज डिस्कस कर लेंगे। और इसमें जो पीडीएफ आपको डाली जाएगी उसमें खूब सारे प्रारंभिक परीक्षा के और मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको चाहिए कि आप वो क्वेश्चन सोल्व करें और मुख्य परीक्षा के जो क्वेश्चन है उनके आंसर राइटिंग करें और चेक कराएं। चलिए तो देखिए, हम तो अभी अपने गुजरात के अंदर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं श्रीमान नितिन गडकरी साहब। उन्होंने एक नेशनल हाईवे नंबर 48 जो है उसका एक पार्ट है सूरत और भरूच के बीच में। सूरत और भरूच गुजरात के जो शहर उनके बीच में एक नई जो है वो टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया, वो जो 84 टोल प्लाजा वहां पर। तो सूरत और भरूच के बीच में एक जगह है 84, वहां पर एक टोल टैक्स वाला प्लाजा लगाया हुआ है। उस पर एक नई जो है वो शुभारंभ किया गया है। क्या किया गया है? अब तक हम देखते थे कि कोई भी गाड़ियां जो नेशनल हाईवे वगैरह पे चलती है तो जगह जगह पर सरकार के द्वारा या प्राइवेट सेक्टर जिन्होंने उस रोड को बनाया उनके द्वारा टोल कलेक्शन किया जाता है और टोल कलेक्शन के लिए टोल बूथ लगाए जाते हैं। तो टोल बूथ पर कई बार जो है वो ट्रैफिक जाम हो जाता है, लंबा आधे आधे घंटे की वेटिंग हो जाती है। और उसके चलते एक तो जो यात्री है उनके समय का नुकसान होता है, दूसरा वहां पर खड़े हुए पेट्रोल डीजल की ज्यादा खपत होती है, और तीसरा जो है वो हमारी एफिशिएंसी कम होती है, लॉजिस्टिक की या ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाला टाइम बढ़ जाता है। तो अब जो है वो सरकार ने एक नया स्कीम निकाला है कि आपको टोल टैक्स पर बिल्कुल रुकना ही नहीं पड़ेगा। वो बैरियर जो आपके सामने आके रुकता है और फिर आपके नम पैसे कटते हैं टोल कलेक्शन के बूथ पर, वो अब नहीं करना पड़ेगा। आपकी गाड़ी चलती रहेगी और चलती चलती गाड़ी पर आगे जो नंबर प्लेट लगी है प्लस जो फास्ट टैग लगा हुआ है गाड़ी पर उसको पहचान लिया जाएगा और उसमें से ऑटोमेटिकली पैसे काट दिए जाएंगे। अब उससे क्या होगा, गाड़ियां लगातार चलती रहेंगी तो एक तो ट्रैफिक जैम नहीं होगा, लगने वाला टाइम कम हो जाएगा और जो है वो किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब साइंस और टेक्नोलॉजी में यहाँ पर काम आ जाता है कि ये काम होगा कैसे, बिना रुके कैसे पैसा कट जाएगा, टोल का कलेक्शन कैसे होगा। तो इसके लिए जो काम करेगा वो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचानना। तो जो वाहनों की नंबर प्लेट है उसको ऑटोमेटिक तरीके से पहचान लिया जाएगा और उनके ऊपर जो फास्टैग लगा होगा उस पर आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक जो है उसकी मदद से जो है वो गाड़ियों के नंबर प्लेट की पहचान की जाएगी और फास्टैग में से वो पैसा ऑटोमेटिक काट दिया जाएगा। तो ये जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम हो स्मार्ट कैमरा तकनीक से उसको होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्निक यहाँ पर काम करेगी और उसे जो नंबर प्लेट जिस लाइसेंस में मेंशन होती है वो सारा वास्तविक समय में पहचाना जाएगा उसका। दूसरा, उस पे जो फास्ट टैग लगा होगा, हम जानते हैं एक फास्ट टैग जो एक गाड़ी पर एक बार लग गया उसमें उस गाड़ी के नंबर जो है वो स्टोर होते हैं और उसके बाद वो दूसरी गाड़ियों पर बदला नहीं जा सकता। और फास्ट टैग को पहचानने के लिए जो टेक्निक काम करती है वो आरएफआईडी यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक की मदद से। और ये फास्ट टैग जुड़ा होता है जो भी कंज्यूमर होता है, गाड़ी का मालिक होता है, उसके बचत खाते, चालू खाते या उसके किसी अकाउंट से, और वहां से पैसे ऑटोमेटिक रूप से कट जाते हैं। तो कुल मिला के बिना रुके तेजी से गाड़ियां चलेंगी और टोल टैक्स पे लगने वाली जो असुविधा है वो कम हो जाएगी। उसके बाद में भारतीय सेना ने कंबोडिया के साथ में एक ज्वाइंट मिलिट्री जो है वो एक्सरसाइज की है और उसका नाम रखा गया है सिनबैक्स सेकंड 2026। भारत और कंबोडिया का द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और ये किया गया कहां पर, कंबोडिया में। कितनी तारीख को? 4 से 17 मई को। कंबोडिया में एक राज्य है, एक जो है वो स्टेट है जिसका नाम है कंपोंग स्पेयू। कंपोंग स्पेयू उसके स्टेट का नाम है और इस स्टेट के अंदर वहां की जो एयरफोर्स है उसका एक ट्रेनिंग सेंटर है और उस ट्रेनिंग सेंटर का नाम है टेको सेन फ्नोम थॉम मिस्र प्रो रॉयल कंबोडियन एयरफोर्स प्रशिक्षण केंद्र या केप बेसिल भी कहते हैं। यहां पर 4 से 17 मई भारतीय सेना और कंबोडिया की सेना के बीच में बाइलेटरल एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। और ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो की गई थी वो वॉर के लिए नहीं बल्कि जो है वो उप पारंपरिक वातावरण या सब ट्रेडिशनल कंडीशन में। सब ट्रेडिशनल कंडीशन क्या होती है? जब मान लो कि किसी देश की आर्मी का सामना
दूसरी देश की आर्मी के साथ में नहीं, वहां के रिबेलियन ग्रुप यानी कि जो एक तरीके से सशस्त्र विद्रोही बन जाते हैं, सिविलियन होते हैं, उनसे होते हैं, या फिर यूं कहें आतंकवाद की स्थिति है, या देश की सेना के सामने कोई अनफोर्सिन इवेंट जो दूसरे देश की सेना के साथ लड़ने के अलावा जो होता है, उस तरीके की परिस्थितियों से निपटने की जो कंडीशन होती है वो उप पारंपरिक होती है। तो ऐसी वाली कंडीशन में कैसे निपटा जाए, उसके लिए कंबोडिया और भारतीय सेना के बीच में ये जो है वो द्विपक्षीय युद्धाभ्यास या यूं कहें एक सैन्य एक्सरसाइज, युद्धाभ्यास तो नहीं कहेंगे, सैन्य एक्सरसाइज इसमें की गई। ऐसी वाली जो सैन्य एक्सरसाइज है वो यूएन के चैप्टर 7 के अंदर उनका वर्णन किया गया है। भारतीय सेना की तरफ से मराठा लाइट इन्फेंट्री के 120 सेनाकर्मी या जवानों ने इसमें भाग लिया था। तो ये कंपनी स्तर का, यानी कि दोनों देशों की कंपनियां जो इस तरीके के कार्यों के लिए ट्रेंड होती हैं उनके बीच का किया गया जो वो सैन्य अभ्यास। और भारत की तरफ से जो कंपनी जो थी वो मराठा लाइट इन्फेंट्री कंपनी के 120 जवान इसमें भाग ले रहे थे। उसके बाद अगला जो अपना करंट अफेयर है वो प्रोजेक्ट दीपक। अपने देश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बीआरओ। इस बीआरओ ने जो है वो अपने देश की जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां पर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है या और है, उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम रखा गया था प्रोजेक्ट दीपक। ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1961 में स्टार्ट हुआ था। अब इसको 2026 में 66 साल हो गए हैं। कितने साल हो गए हैं? 66। वहां इसका जो वो स्थापना दिवस बनाया गया है। तो बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका उद्देश्य सेना और मिलिट्री के आवाजाही को आसान करना या सेना और मिलिट्री के काम को आसान बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो उसी सेंस में बीआरओ ने सन 1961 के अंदर एक प्रोजेक्ट की स्टार्ट की थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट दीपक, जिसका उद्देश्य था बॉर्डर एरिया या जो दुर्गम स्थान है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप किया जा सके। अब उसका 2026 में 66वां स्थापना दिवस बीआरओ ने बनाया है प्रोजेक्ट दीपक का। और इस प्रोजेक्ट दीपक के तहत देश भर में लगभग 1100 किलोमीटर ऐसी जो है वो सीमावर्ती क्षेत्रों में ऊंचाई वाली एक बहुत ही 1100 किलोमीटर का लंबा महत्वपूर्ण सड़क का नेटवर्क इस प्रोजेक्ट दीपक के तहत बीआरओ ने डेवलप किया है। तो एक अच्छी अपने लिए ये करंट की खबर है। फिर उसके बाद में नो टेक सिंपोजियम। नॉर्थ का मतलब यहाँ पर आर्मी अपनी जो है तो उसकी जो है वो उत्तरी और केंद्रीय कमान, आर्मी की जो अलग अलग जो है वो कमांड होते हैं उसमें से नॉर्थ और सेंट्रल कमांड दोनों ने मिलकर सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, ये क्या है? एक सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स क्या है? ये अलग अलग सेना, दूसरे स्टेक होल्डर और रिसर्च और डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट और जो डिफेंस के रिलेटेड प्रोडक्शन करते हैं या निर्माण करते हैं या इंडस्ट्री जो चलती है, उन सब का एक जॉइंट प्लेटफॉर्म है। और ये सभी मिलकर सेना को आने वाली जमाने की टेक्नोलॉजी या टेक्निकली क्या चेंज हो रहा है या डिफेंस प्रोडक्शन में किस तरीके के नए हथियार और टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, उन सब के बारे में ये साथ बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग या डिस्कशन करते हैं। तो भारतीय सेना की दो कमांड नॉर्थ और सेंट्रल, उनका इस सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ में आयोजित एक सिंपोजियम या कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन टाइप कह दो, जिसका नाम रखा गया नो टेक जो सिंपोजियम। रक्षा मंत्री जी श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य जो अपने आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके ऑपरेशनल यानी कि जो भी वो काम करते हैं फील्ड में, ऑपरेशनल चुनौतियां या उनके चैलेंजेस क्या हैं और इस समय पर जो नई टेक्नोलॉजी इन कामों को आसान बनाती है वो किस किस तरीके से कौन से देश में क्या क्या काम में लिया जा रहा है या भविष्य में उनका क्या कंसेप्ट हो सकता है, उन सब का यहाँ पर डिस्कशन विचार विमर्श किया गया। इसका सिंपोजियम का जो विषय रखा गया वो रक्षा त्रिवेणी संगम, जहां पर त्रिवेणी का मतलब तीन चीजें एक साथ आकर मिलती है। तो वहां पर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं वो इंडस्ट्री और उसको यूज करने वाले सैनिक, ये तीनों मिलकर के एक साथ में किसी देश की डिफेंस को मजबूत करने का काम करते हैं। तो उसके लिए नॉर्थ टेक सिंपोजियम जो है वो किया गया। श्रीमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उद्घाटन किया और प्रयागराज में इसका आयोजन हुआ 4 से 6 मई को। तो ये भी अपना इंपॉर्टेंट एक बात। उसके बाद में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस रणनीतिक निहितार्थों पर सम्मेलन। ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है? आपने देखा होगा साइंस फिक्शन फिल्मों में कोई एक व्यक्ति है वो पैरालाइज हो गया और उसके हाथ में कुछ ऐसे गैजेट्स से पहना दिए गए और उनकी मदद से उसके दिमाग में जो सोचता है उस तरीके से वो मशीनें काम करना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है, जो पेशेंट हिलने डुलने में सक्षम है या शारीरिक रूप से कमजोर हो गए, अक्षम हो गए हैं, उनकी मदद टेक्नोलॉजी की मदद से उनके दैनिक जीवन को आसान करने के लिए कुछ चीजें की जाती है। जैसे स्टीफन हॉपकिंस के बारे में कहा जाता है कि उनके दिमाग में कुछ ऐसा कनेक्ट किया, चिप कर दिया गया और उससे उनकी कुर्सी वुर्सी या उनकी लैब जो है वो उनके हिसाब से काम करती थी। तो ठीक वैसे ही
ये जो हमारे दिमाग में चल रही इशारे या कमांड के सहारे जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम करने लग जाए तो उसको ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहा जाता है। सेना को भी इसकी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि सेना के अंदर जो विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए एक सैनिक या एक जो है वो ट्रेंड, किसी भी क्षेत्र में ट्रेंड जो अपने सशस्त्र बल का जो कार्मिक होता है या पर्सन होता है, उसको अगर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की जा सके तो वो दुर्गम पहाड़ियों पर चढ़ सकता है। उसके दिमाग के साथ कुछ ऐसे उपकरण लगा दिए जाएं जिससे वो पहाड़ियों पर आसानी से चढ़े, या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की मदद से पानी के नीचे या और भी कोई जटिल कार्य जिससे कि एक सैनिक का जीवन आसान हो जाए, किसी देश के लोगों के या सैनिक या डिफेंस पर्सोनल के लिए जो फिजिकली पॉसिबल नहीं हो पाता, वो उसके दिमाग और मशीनों का समायोजन करके बेहतर तरीके से किसी जटिल समस्या का समाधान किया जा सके, उससे रिलेटेड जो है वो ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। इसका तो मतलब आपने समझ ही लिया, और इसका स्ट्रेटेजिक क्या इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक रूप से इसको यानी कि कैसे रक्षा क्षेत्र में उपयोग में लाया जा सकता है, इसके ऊपर एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसके अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। और इसमें अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनकी वारफेयर स्टडीज द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, जिसमें विचार विमर्श किया गया कुल मिला के सेना के सामने नए नए जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस टेक्निक का यूज करके कैसे पार पाई जा सकती है। उसके बाद विज्ञान टेक, ये एक जो है वो एक तरीके से सम्मेलन कह दो या अलग अलग मंत्रालयों में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित जो संस्थाएं काम करती है उनमें सभी ने मिलकर के कुछ नई नई बातें यहाँ पर डिस्कस की। और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने अपने द्वारा डेवलप की गई कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो प्राइवेट सेक्टर को या उनके साथ जो सहयोगी संस्थाएं हैं उनको ट्रांसफर भी की गई। इसका विज्ञान टेक जो है एक सम्मेलन टाइप या एक कॉन्फ्रेंसेज टाइप हुई थी। तो ये हुई कहाँ पर? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने जो सेकंड परमाणु परीक्षण हुआ था वो 11 मई को हुआ था। अपनी जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट है उसको प्रदर्शित करने के लिए हम हर वर्ष उसी मेमोरी में नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाते हैं 11 मई को। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे के उपलक्ष्य में ये BRIC के NII इंस्टीट्यूट में इसका आयोजन किया गया था। तो ये BRIC क्या है? बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर रिसर्च इनोवेशन करने वाली काउंसिल है। ये अभी नया एक इंस्टीट्यूट बना है, तुलनात्मक रूप से इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। जैसे CSIR है, ICMR है, ICAR है, वैसे ही BRIC जो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन यानी कि अनुसंधान और नवाचार करने वाली एक परिषद है, काउंसिल है। और इसी BRIC का एक इंस्टीट्यूट है NII, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, और ये नई दिल्ली में है। यहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम है विज्ञान टेक। इसको जो है वो आयोजित करवाने में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर जो है उसके कार्यालय द्वारा और DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो वो कोऑर्डिनेट करके इसका आयोजन किया गया। 14 अलग अलग जो मंत्रालय हैं उनके वैज्ञानिक जो संस्थान हैं, जैसे कि कृषि मंत्रालय में ICR, मेडिकल और साइंस वाले में अगर हम बात करें तो ICMR, अलग अलग उनके डिपार्टमेंट की भागीदारी यानी कि जिन जिन का भी विज्ञान और टेक्नोलॉजी से कनेक्ट बैठता है वो सारे इसमें शामिल हुए थे। उद्घाटन जो है वो इसका पृथ्वी अपने एक जितेंद्र सिंह जी हैं जिनके पास 2 मिनिस्ट्री अभी, एक तो साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री और दूसरा अर्थ साइंसेज। इन्होंने इस जो है विज्ञान टेक का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन जो किया गया इस दौरान क्या महत्वपूर्ण बातें इसमें की गई, तो इसके अंदर ICMR के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो है वो मेडिकल इनोवेशन जो है उनके पेटेंट मित्रों को सौंपे गए ताकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रोगों के निदान में, ट्रीटमेंट में या अन्य सब चीज़ों में काम में लिए जाएं और देश के लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा सुविधाएं मिल पाएं। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तो ICMR के द्वारा जो प्रोस्टेट कैंसर को जांचने के लिए प्रोस्टेट बायोप्सी जो एक टेक्निक थी वो सौंप दी गई है क्रिस जैन लैब प्राइवेट लिमिटेड को, जिससे कि प्रोस्टेट से संबंधित कोई समस्याएं होंगी तो वो पूरे देश भर में आसानी से इस लैब के थ्रू लोग उसका लाभ ले पाएंगे। एक जो है वो ब्लड के कोगुलेटिंग डिसऑर्डर पॉइंट यानी कि जिसको ब्लड एक बार बहना शुरू होता है और उसका फिर थक्का नहीं जमता, फैक्टर 8 इनहिबिटर वाला जो है उसमें कुछ ब्लड से रिलेटेड बीमारियों के जांच के लिए या उनको पता लगाने के लिए डायग्नोस्टिक टूल बनाया गया था ICMR के द्वारा, वो सौंपा गया है मेरी लाइफ साइंसेज को। और एक जो वो रियल टाइम PCR एक टेक्निक होती है जिसकी मदद से हम वायरल डिजीज
लाइक डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, इन सब का परीक्षण कर सकते हैं। इसकी टेक्नोलॉजी सौंपी गई है वैनगार्ड लाइफ साइंसेज को। तो कुल मिला के ये कुछ जटिल सी टेक्नोलॉजी है जो आईसीएमआर के द्वारा डेवलप की गई, और इनका पेटेंट आईसीएमआर के पास ही है, और अब ये काम करने के लिए इन तीनों संस्थानों को आईसीएमआर के द्वारा सौंपी गई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सिंपोजियम है, विज्ञान टेक जिसका नाम रखा गया। अब अपन ने बात की थी कि भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्या है, तो अपने वर्ष 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था, और इस दूसरे परमाणु परीक्षण का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। डॉक्टर कलाम साहब ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 11 मई 1998 को हमने जब दुनिया में अपना परमाणु परीक्षण करके लोहा मनवाया था, तो हमने तय किया था कि हर वर्ष हम 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, है ना। और इसकी थीम रखी गई है इस बार के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की, रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये सवाल भी बन जाता है किसी एग्जाम में पूछा जाए कि इस बार का जो अपना टेक्नोलॉजी डे बनाया गया उसकी थीम क्या रखी गई? तो एक जिम्मेदार नवाचार जिससे कि समावेशी विकास या समावेशी वृद्धि की जा सके, तो ये इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद आगे वाली जो है वो अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज। तो सबसे पहले तो रेयर डिजीज क्या होती है? वो बीमारियां जो बहुत ज्यादा नहीं होती है, सामान्यतः 2,500-3,000 लोगों में किसी एक रोग को, या इससे भी ज्यादा लोगों में किसी एक रोग किसी एक व्यक्ति को होती है, जैसे हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या एट्रोफी, या इस तरीके की बीमारियां जो सामान्यतः नहीं पाई जाती, बुखार जुकाम जैसी, या और इस तरीके की बीमारियां नहीं, जो दुर्लभ होती है, बहुत कम होती है। इनका अर्ली एज में डायग्नोसिस करना मुश्किल होता है, पता नहीं होता है कि ये होगी कि नहीं होगी किसी व्यक्ति को। दूसरा, इनका ट्रीटमेंट लगभग असंभव होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है। तीसरा, ये कम लोगों को तो होती है, लेकिन इनकी केयर करना और इनके ऊपर जो दूसरे लोग जो निर्भर होते हैं उनके लिए बड़ा एक तरीके से चैलेंजिंग काम होता है। तो ऐसी बीमारियों को रेयर डिजीज कहते हैं। जैसे कि कई बार हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि किसी छोटे बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी बीमारी हो गई और उसके इलाज में 25 करोड़ रुपए खर्च आएंगे, और अगर इलाज नहीं कराया तो वो 15, 16, 17 साल का होगा तब तक मर जाएगा। तो ये सारी रेयर डिजीज की कैटेगरी में आते हैं, जिनका इलाज संभव नहीं होता है, जिनका अर्ली डायग्नोसिस नहीं होता, जो कम लोगों को होती है, वो रेयर डिजीज होती है। तो अपने देश में रेयर डिजीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, रेयर डिजीज का इलाज ढंग से हो पाए, रेयर डिजीज का प्रबंधन ढंग से हो पाए, उन सब को लेकर रेयर डिजीज पॉलिसी भी बनाई गई है। अपनी स्वास्थ्य नीति है उसमें भी रेयर डिजीज का जिक्र किया गया है, और रेयर डिजीज के ऊपर एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया है जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेयर डिजीज। ये कब आयोजित की गई? 5 से 6 मई 2026 नई दिल्ली में। किसने? परिवार जो वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। रेयर डिजीज क्या होती है उनके बारे में अभी अपन ने बात की, वो रेयर डिजीज होती है। अब इस रेयर डिजीज को लेकर इंडिया में क्या फ्रेमवर्क है? तो निपटने के लिए स्वास्थ्य नीति 2017 में भी इसको जिक्र किया गया, और फिर अलग से जो वो दुर्लभ रोगों के लिए या रेयर डिजीज के लिए 2021 में एक पॉलिसी बनाई गई, जिसमें जो हाईली एडवांस टाइप के हॉस्पिटल होते हैं जिनको टर्सरी हॉस्पिटल कहते हैं, उनमें रेयर डिजीज के इलाज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है, ताकि इन रोगों के बारे में जल्दी डायग्नोसिस हो और उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो अब पहले जो है वो ऐसे अलग अलग जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनके अंदर जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहां पर ऐसी बीमारियों का इलाज होता था, उनकी 8 थी संख्या, उसको बढ़ाकर 15 कर दी गई है। 50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता ऐसे हॉस्पिटल्स को दी गई है। और जागरूकता अभियान के तौर पर पूरे देश में जागरूकता अभियान जो है वो चलाया गया है, और इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो 15 है उनकी मदद से देश भर में 50 से ज्यादा वर्कशॉप आयोजित की गई है, ताकि जिन घरों में ऐसे लोग हो जिनको रेयर डिजीज है वो इसको समझ पाए, इसका कैसे प्रबंधन करना है उस बारे में देख पाए। अच्छा, उसके बाद अगली खबर है अटल इनोवेशन मिशन, AIM जिसको कहते हैं। उसके अटल इनोवेशन मिशन के तहत अलग अलग क्षेत्रों में जो वो नवाचार से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। स्टार्टअप को इंक्यूबेट किया जा रहा है। छोटे बच्चे जो 6ठी से 12वीं स्कूलों में पढ़ते हैं उनके लिए अटल टिंकरिंग लैब लगाई जा रही है। या फिर इस तरीके से देश में इंक्लूसिव ग्रोथ करने, नवाचार को बढ़ावा देने, एक नया जो है वो इंडस्ट्री और नवाचार का इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए शुरुआत की गई थी अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब नीति आयोग ने इसको शुरू किया गया था, इसके बाद में इसका देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्यों के ग्रुप बनाकर संवाद किया जाता है, तो वो कहलाता है अटल इनोवेशन संवाद। तो उसमें उत्तर भारत और मध्य भारत के अटल इनोवेशन संवाद के बारे में हम बात करने वाले हैं।
तो उत्तर भारत का जो अटल इनोवेशन संवाद हुआ उसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, इन सब ने भाग लिया। और ये जो है वो कहां पर किया गया? मोहाली के अंदर आयोजित किया गया। उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो वो सहयोगी एक तरीके से ढांचा मजबूत करना, और एक तरीके से जो इंडस्ट्री विकास या फिर इनोवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान है जिनको इनक्यूबेटर कहा जाता है, उनका एक नया नेटवर्क तैयार करना। तो इसमें जो यहाँ पर जो संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया मोहाली में, उसमें पंजाब और जम्मू कश्मीर के इनक्यूबेटर कंसोर्टियम, इंक्यूबेशन यानी कि जिसमें एक छोटा पक्षी होता है और वो अपने अंडे को सेके उसमें से चूजा विकसित करवाता है, वैसे इंक्यूबेटर वो इंस्टीट्यूट होते हैं जो नए बनने वाले छोटे छोटे स्टार्टअप और इंडस्ट्री को विभिन्न प्रकार की टेक्निकल, फाइनेंशियल, दूसरी मदद कर करके उसको बड़ा विकसित करने में मदद करते हैं। और कंसोर्टियम का मतलब होता है समूह है। तो ऐसे छोटे छोटे इंक्यूबेटर, उनके समूह है जो कहाँ पर फैले हुए हैं? पंजाब और जम्मू कश्मीर में, जिनका नाम रखा गया PI राही। उसका शुभारंभ इस संवाद के तहत किया गया है। उसके बाद में मध्य भारत वाले में अपने राजस्थान, यूपी और जो है वो MP आ जाते हैं। तो इन तीनों का जो है वो इंदौर के अंदर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहां पर यह आयोजित किया गया, जहां पर इन तीनों प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। और इसके अंदर मध्य प्रदेश में जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत इंक्यूबेटर कंसोर्टियम मध्य प्रदेश नाम से विकसित किया गया, और राजस्थान में थार इंक्यूबेशन अलायंस के नाम से विकसित किया गया है। इनके स्टेट चैप्टर का शुभारंभ यहां पर इसमें AIM संवाद मध्य भारत वाले में किया गया है। अब चूंकि अटल इनोवेशन मिशन की बार बार बात हो रही है, तो यह है क्या, इसके बारे में बात कर लें। नीति आयोग की पहल है, 2016 में स्टार्ट किया गया। पूरे देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति का निर्माण, यानी कि नए तरीके से किसी बिजनेस को किसी नई अप्रोच के साथ में चीजों को सोल्व करना, और साथ में सरकारी नौकरियों के बजाय लोग अपने बिजनेस, अपने आइडिया, अपने स्टार्टअप से जो है वो अपने जीवन को आसान बनाएं, सोसाइटी को नई सुविधाएं प्रदान करें, ऐसी संस्कृति का निर्माण और प्रचार प्रसार करना। उसके बाद अटल इनोवेशन मिशन के तहत क्या क्या प्रोग्राम चलाए गए हैं? स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब विकसित की गई है, जहां पर बच्चों को स्किल दिए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, 6ठी से 12वीं तक, जहां पर बच्चों की क्रिएटिविटी और नवाचार करने की क्षमता को साकार रूप मिल पाए, उसके लिए जो है वो बच्चों को प्रयोग करने, उनके दिमाग में चल रहे आइडिया को साकार करने से संबंधित एक्टिविटी करवाई जाती है। फिर अटल इंक्यूबेशन सेंटर, जैसा कि मैंने बताया इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, एक अंडे को सेके और उससे चूजा निकलना, वैसे ही छोटे स्टार्टअप और बिजनेसेस को प्रयोग सहायता देने वाले जितने भी टाइप की सहायता मिल सकती है, ऐसे सेंटर जो है वो क्या कहलाते हैं? अटल इंक्यूबेशन सेंटर। तो स्टार्टअप को फलने फूलने, विश्व स्तरीय जो है वो बिजनेस इकोसिस्टम में मदद करें। फिर अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, यानी कि अलग अलग क्षेत्र में जो देश के हैं, वहां पर जो पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है लेकिन जिनके दिमाग में कोई नवाचार से संबंधित आइडिया होते हैं, उनको मंच प्रदान करने के लिए अटल इनोवेशन सेंटर जो देश के उन भागों में खास करके स्थापित किए जाएंगे जो तुलनात्मक रूप से कम विकसित है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज, तो उसमें नेशनल लेवल या फिर अपने देश की किसी बड़ी समस्या के समाधान से संबंधित कोई नया नवाचार किसी के मन में है तो उससे रिलेटेड ये चैलेंजेस हैं। फिर उसके बाद में जो नवाचार में मदद करने वाले मेंटर्स हैं, यानी कि जो एक तरीके से परामर्शदाता हैं, उनके लिए जो है वो शुरू किया गया मेंटर इंडिया, द मेंटर्स ऑफ चेंज। तो ये सारी बातें इस अटल इनोवेशन मिशन के तहत की गई है। तो इस पूरी खबर को अगर हम देखें तो अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की एक पहल जो 2016 में स्टार्ट हुई, देश में दो चीजें खास करके, इनोवेशन और जो है वो दूसरा उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, उन दोनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। और इसके दो संवाद अभी, एक तो उत्तर भारत का और एक मध्य भारत का। उत्तर भारत वाले में सारे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ये लद्दाख और ये सारा एरिया आ गया, और मध्य भारत में यूपी, MP और साथ में राजस्थान। तो थार इनोवेशन जो है वो एक तरीके से क्लस्टर, इसके बारे में अपने को याद रखना है मध्य भारत वाले AIM संवाद में, अटल इनोवेशन संवाद में।
फिर उसके बाद सैनिक विद्यालय, इससे रिलेटेड एक खबर आई भी थी पिछले एसआई के एग्जाम में। तो सैनिक विद्यालयों का 52वां ऑल इंडिया जो है वो प्रिंसिपल लेवल का सम्मेलन हुआ था केरल के अंदर। एक सैनिक स्कूल है और वो जगह का नाम है केरल में कझाकुटम, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन अपना रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी के साथ में काम करते हैं रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस पूरे सम्मेलन में जो नगरोटा जम्मू के अंदर सैनिक स्कूल है, जम्मू के नगरोटा शहर में, वहां पर सबसे ज्यादा कैडेट एनडीए में और नेवल एकेडमी में भेजने के लिए इनको पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम रखा गया रक्षा मंत्री ट्रॉफी। और वहीं साथ में अपने महाराष्ट्र के सतारा के सैनिक स्कूल में के बच्चे 10वीं क्लास में बढ़िया परफॉर्म किए। और ये जो केरल वाला कझाकुटम जो जगह है, वहां पर 12वीं क्लास के बच्चों ने बेहतर जो है वो परफॉर्म किया, उसके लिए इनको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया दोनों स्कूलों को। तो कुल मिला के नगरोटा वाले को तो दिया गया सबसे ज्यादा कैडेट भेजने के लिए रक्षा मंत्री ट्रॉफी, महाराष्ट्र सतारा वाले को 10वीं क्लास में सैनिक स्कूल के बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया उसके लिए, और कझाकुटम केरल वालों के 12वीं क्लास के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया उसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्रदान किया गया। क्या है ये? सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल का एक सम्मेलन, कहां पर? केरल में कझाकुटम में हुआ। उसके बाद में जो है वो एक संस्थान है जिसको अपन कहते हैं आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया में है बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड। कोई भी चीज जो बाजार में चल रही है, जैसे गाड़ी है या फिर कोई स्कूटर है, लैपटॉप है, कोई भी चीज आप रेंडमली सौंप लो, उसकी प्रमाणिकता क्या हो, उसका स्टैंडर्ड क्या हो, उसको दर्शाने के लिए, उसके स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए इंस्टीट्यूट काम करते हैं। तो वैश्विक स्तर पर प्रोडक्ट को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए उसके मानक तय करता है आईएसओ। हम सुनते हैं आईएसओ 9002, और इस तरीके से वो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग मानक होते हैं, और इंडिया में यही काम करता है बीआईएस। तो यानी कि एक तो पूरे दुनिया का एक मानक तय करने वाला इंस्टीट्यूट है, और भारत के अंदर, दुनिया वाले के अलावा भारत के अंदर अपना खुद का एक मानक सेट करने वाला इंस्टीट्यूट है बीआईएस। तो ये जो है वो बीआईएस के द्वारा अलग अलग जो दुनिया के क्षेत्रों में आईएसओ के मानक तय किए जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लिए आईएसओ की फिर सब कमेटी होती है। तो अपने बीआईएस के द्वारा इस आईएसओ की एक सब कमेटी है जो अंतरिक्ष से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड जो प्रणालियां हैं, जो भी काम है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, सैटेलाइट, या फिर वहां पर काम में आने वाली रॉकेट, उन सब के मानक तय करने वाली एक आईएसओ की सब कमेटी है जिसका नाम है आईएसओ की TC20/SC14। तो ये क्या है? आईएसओ की एक सब कमेटी है जो किसके मानक तय करती है? स्पेस से संबंधित। तो अपने बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के द्वारा आईएसओ की एक सब कमेटी है जो अंतरिक्ष से संबंधित मानक तय करती है, TC20/SC14। उसकी 35वीं जो है वो कार्य समूह की बैठक का आयोजन अपने नई दिल्ली में हुआ 4 से 8 मई के बीच में। भारत में अच्छी बात यह है कि पहले जो है वो सबसे खास बात यह है कि पहली बार इसका आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में 13 देशों के 131 प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो इस बात का ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट बनता है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के मानक कौन सी कमेटी तय करती है? तो आईएसओ की एक सब कमेटी है जिसका नाम है TC20/SC14, और इसका जो है वो 35वां जो है वो प्लेनरी और कार्य समूह की बैठक का आयोजन 4 से 8 मई 2026 नई दिल्ली में किया गया। भारत ने इस तरीके की बैठक का पहली बार आयोजन करवाया है, और 13 देशों के 131 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है। फिर उसके बाद में भारत के अंदर जो आंखों में बीमारियां वगैरह होती हैं, और उसके लिए जो अपना ऑप्थेल्मोलॉजी या नेत्र विज्ञान है, उसके रिसर्च का एक सम्मेलन 9 से 10 मई को दिल्ली के अंदर मानेकशॉ सेंटर में किया गया, जहां पर आर्मी हॉस्पिटल की रिसर्च और रेफरल जो टीम है उनके द्वारा जो वो पूरे भारत में जो आंखों के इलाज से संबंधित डॉक्टरों की एक सोसाइटी बनाई गई जिसका नाम रखा गया है अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के सहयोग से। तो इंडिया का आर्मी हॉस्पिटल की रिसर्च और रेफरल जो है वो टीम, और ऑल इंडिया की AIOS जिसका पूरा नाम हुआ अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के द्वारा यह आयोजित किया गया 9 से 10 मई सेम मानेकशॉ, और इसका उद्घाटन किया गया रक्षा राज्य मंत्री श्रीमान संजय सेठ, जिन्होंने केरल के अंदर सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल का सम्मेलन का भी उद्घाटन किया था। अब उसके बाद में ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस अपने जो
सेना के बड़े जो अधिकारी हैं, जो रणनीतिक रूप से योजनाएं बनाती है, आपस में एक दूसरी विंग जो होती है सेनाएं की, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाती है, तो उनके समय समय पर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया गया। तो उस ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस का दूसरा जो चैप्टर है या दूसरा जो संस्करण है, इसका आयोजन 7 से 8 मई 2026 को राजस्थान के जयपुर अपने यहाँ पर कैंटोनमेंट में किया गया। इसकी थीम रखी गई मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स। नए नए जो क्षेत्र सेना के सामने चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं, वहां पर सेना की क्षमताएं कैसे विकसित की जाए, तो इसलिए तो राजस्थान के संदर्भ में एक इंपॉर्टेंट खबर हो जाती है, ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसका आयोजन अपने जयपुर में किया गया, दूसरा संस्करण इसका था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपने लिए काम की बात है। फिर उसके बाद में बौद्धिक संपदा महोत्सव। बौद्धिक संपदा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी व्यक्ति ने नया कोई आविष्कार किया, नई तरीके से कोई खाना बनाना सिखाया, नई दुकान खोली, नया बिजनेस स्टैब्लिश किया, स्कूल खोला, तो उसके कॉपीराइट, उसके ट्रेडमार्क, उसके व्यापार चिन्ह या उससे रिलेटेड कोई भी पेटेंट है, उससे रिलेटेड जो जुड़ी हुई कोई आर्थिक गतिविधियां हैं, उस केस में उस ओरिजिनल इन्वेंटर या उस व्यक्ति जिसने कोई नई चीज विकसित की है, उसको उसका आर्थिक लाभ मिल पाए, उसके लिए अपने यहां पर बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात की जाती है, जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं। तो उससे रिलेटेड लोगों में जागरूकता बढ़े कि भाई किसी ने दुकान या कोई चीज स्थापित की और वो अच्छी चलने लगी, तो अपने उस बिजनेस के नाम का, अपने लोगों का, अपने ट्रेडमार्क का कॉपीराइट करवा ले, ताकि कोई दूसरे लोग उसी तरीके से फिर जो है वो नहीं बेच पाए। जैसे पंडित जी पाव भाजी, अब कहीं पर जाओगे तो पता ही नहीं लगता है कौन सा ओरिजिनल और कौन सा, जोधपुर मिष्ठान भंडार। इसी प्रकार जो है वो स्कूलों के नाम में विभिन्न प्रकार के मिलते जुलते नाम या लोगो यूज करके लोग किसी व्यक्ति की ओरिजिनल मेहनत को हथियाने की या उसका आर्थिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। तो उसी के बारे में जो है वो एक महोत्सव आयोजित किया गया। कहां पर? देहरादून में। कौन सी तारीख को? 8 मई 2026 को। किसने? सीएसआईआर और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने। इससे क्या, लोगों को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब बढ़ेंगे तो लोग ओरिजिनल जो बिजनेस कर रहा है उसको मोटिवेशन मिलेगा, पायरेसी वगैरह को हतोत्साहन मिलेगा। और ये हमारे आजादी के अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है और पहली बार ये आयोजन किया गया था जुलाई 2023 के अंदर। उसके बाद में अगली जो अपनी खबर है आईएनएस सागर ध्वनि। ये आईएनएस सागर ध्वनि बेसिकली अपनी एक रिसर्च युद्ध, एक तरीके से रिसर्च जहाज है। तो अपनी नेवी के पास रिसर्च और डेवलपमेंट, मतलब समुद्र में क्या क्या चीजें, कैसी बायोडाइवर्सिटी, हवा, पानी और किस तरीके से तूफान, चक्रवात पैदा होते हैं, उन सब के ऊपर रिसर्च करने वाला एक जो वो पोत है अपना, जिसका नाम है आईएनएस सागर ध्वनि। और ये पहुंच गया कहां पर? वियतनाम में। कौन सी जगह पर? कैमरा है, वहां पर पहुंच गया है। क्यों पहुंचा है? कि वियतनाम में एक जगह है जिसका नाम है नहा ट्रांग। उसके इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी जो समुद्र का अध्ययन करती है, उसके साथ में वैज्ञानिक आदान प्रदान, मतलब नए नए तरीके सीखना और वो सब। तो बेसिकली आईएनएस सागर ध्वनि एक विशेष समुद्री विज्ञान अनुसंधान पोत है और जो 1994 से काम करना स्टार्ट कर चुका है, इतने सालों से काम कर रहा है। तो ये भी एक आईएनएस सागर ध्वनि के बारे में पूछ सकते हैं किस तरीके का क्या है। फिर उसके बाद है आईसीजीएस अचल, इंडियन कोस्ट गार्ड, जो वो एक तरीके से सिप अचल। तो आईसी का मतलब इंडियन कोस्ट, जीसी का मतलब कोस्ट गार्ड और सिप, आईसीजीएस अचल। तो इंडिया के कोस्ट गार्ड क्या काम करते हैं? अपनी जो समुद्री तट सीमा है उसके ऊपर पेट्रोलिंग करना, सर्च रेस्क्यू करना, या वहां पर कोई भी तस्करी वगैरह हो रही है उन सब चीजों को रोकना, उनसे संबंधित काम है इंडियन कोस्ट गार्ड का। और इस काम के लिए समुद्र में तेज गति से आने जाने के लिए, समुद्र में पोल्यूशन फैल रहा है उसको रोकने के लिए, या पोल्यूशन फैल क्या है उसको कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के जहाज कोस्ट गार्ड को चाहिए। तो उनमें से एक कोस्ट गार्ड है आईसीजीएस अचल, इंडियन कोस्ट गार्ड सिप अचल। ये जो है वो अभी इसको सौंपा गया है कितने तारीख को? 9 मई 2026 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड को मिला हुआ अचल जो जहाज है, ये कोई यूनिक और अकेला जहाज नहीं है, पहले से इनके पास जहाज है अदम्य श्रेणी, और उसी में से एक जहाज और है, और ये फास्ट पेट्रोल वेसल यानी कि तेजी से पेट्रोलिंग करने के लिए काम में लिया जाएगा। किसने इसको बनाया और डिजाइन किया? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया और डिजाइन किया गया। और इसको बनाने में 50% से ज्यादा अपने देश में बने हुए कंपोनेंट यूज किए गए हैं। अचल का मतलब अडिग होता है। इसकी मदद से क्या हो जाएगा? कोस्ट गार्ड वाले ज्यादा एक तरीके से सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन या तस्करी और इस तरीके के जो समुद्र सीमा के क्षेत्र के थ्रू जो समस्याएं पैदा की जाती है उनको ज्यादा बेहतर तरीके से निपटा जा सकेगा। अब अपने जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसको ऑपरेशन सिंदूर हमने नाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर की जो बरसी आई थी, वो ऑपरेशन सिंदूर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा
88 घंटे 88 आवर्स जो है वो जारी रखा गया था। तो उसी ऑपरेशन सिंदूर में अपनी एयरफोर्स के अदम्य साहस के लिए, उसके एकदम एग्जाम्पलरी जो है वो करेज के लिए एक जो है वो आयोजित किया गया 88 घंटे का रिले दौड़ का आयोजन, जो 7 मई से 10 मई के बीच में नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था। रिले दौड़ क्या होती है? जब एक धावक दौड़ते दौड़ते थक जाता है तो उसके स्थान पर वो बैटन लेकर दूसरा धावक दौड़ना शुरू कर देता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के जो वो बरसी पर 7 मई से 10 मई के बीच में नई दिल्ली में 88 घंटे की ऑपरेशन सिंदूर कोमेमोरेटिव रन, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की याददाश्त में या यादगार में, कोमेमोरेटिव का मतलब होता है यादगार में, रन यानी कि दौड़ का आयोजन किया गया था। 88 घंटों का सफल हवाई अभियान जो है वो उसकी पहली वर्षगांठ पर इसका आयोजन किया गया। 600 जो अपने सिविलियन और खास करके ज्यादातर सेना के जवानों ने इसमें भाग लिया, रिले दौड़ के रूप में इन्होंने काम किया। तो 7 मई 2026 को इसको एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इंडिया गेट से तो इसको शुरुआत की गई, हरी झंडी दिखाई गई, और 10 मई को एयरफोर्स स्टेशन नई दिल्ली में इसके चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के द्वारा फ्लैग इन यानी कि समाप्त किया गया लास्ट में। तो याद रखना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर के उपलक्ष्य पहली वर्षी पर 88 घंटे तक अपने सेना के जवान और कुछ सिविलियन जो है इसमें दौड़े थे। उसके बाद एआई इनेबल्ड मौसम पूर्वानुमान सिस्टम, यानी इनेबल्ड का मतलब क्या होता है? से जो वो आधारित या उसके अंदर एआई का उपयोग किया गया है। तो मौसम के पूर्वानुमान के लगाने वाली प्रणाली में एआई का उपयोग किया जाए तो ऐसा हो जाता है एआई इनेबल्ड मौसम पूर्वानुमान सिस्टम। तो 12 मई को अपने जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है उनके मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 2 ऐसे मौसम के पूर्वानुमान लगाने वाले प्रोडक्ट का शुभारंभ या उनको यूं कहें समर्पित किया, उनका एग्जीबिशन किया, डेमोस्ट्रेट किया। ये दोनों प्रोडक्ट जो वो किस किस ने डेवलप किए? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, एक पुणे के अंदर संस्थान है जिसका नाम है आईआईटीएम पुणे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, और अपने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में ही एक और संस्था काम करती है, राष्ट्रीय मीडियम रेंज मौसम पूर्वानुमान केंद्र। इन तीनों ने मिलकर के मौसम के बेहतर पूर्वानुमान लगाए जा सके उसके लिए ऐसे प्रोडक्ट विकसित किए जिनमें एआई का उपयोग किया गया है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? मॉनसून को एडवांस में ही बता देना, यानी कि 10 दिन पहले ही अगर मॉनसून का पता लग जाए तो ज्यादा बेहतर तैयारी की जा सकती है। शहरों के अंदर जो है वो शहरों की अथॉरिटी या नगर निगम नगर विभाग के द्वारा किसान अपने हल खेत को जोतने, बीज वगैरह इकट्ठे करने ज्यादा बेहतर समय रहते वो प्लानिंग कर पाएगा। तो इसके द्वारा होगा क्या? प्रत्येक बुधवार को मानसून कितना कहां पर पहुंचा, उसकी प्रगति और उसके जो वो किस प्रकार जो है वो अगले 4 सप्ताह में कहां कहां पहुंच सकता है, क्या क्या काम कर सकता है, उन सब के लिए ये ज्यादा बेहतर अपनी मदद कर पाएगा। तो एआई इनेबल्ड जो है वो मौसम पूर्वानुमान प्रणालियों के 2 प्रोडक्ट का एग्जीबिशन किया गया, 3 संस्थान जो है वो इनको मिलकर के विकसित किए हैं। तो और इसी प्रकार यूपी के अंदर भी जो है वो एक किलोमीटर के एरिया में 10 दिन पहले ही बरसात होगी या नहीं होगी उसको दर्शाने वाला एक जो वो हाई स्पेशल रिजोल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट फॉर उत्तर प्रदेश सिस्टम एआई आधारित ये भी विकसित किया गया है इसी पहल के तहत। उसके बाद में कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड क्या है? जैसे बहुत सारे देश हैं जिनमें कई कंपनी काम करती है, जैसे अपने देश में बहुत सारी आईटी कंपनी काम करती है दूसरे देशों की। अपने देश में जो आईटी प्रोफेशनल है वो नए सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और वो सॉफ्टवेयर फिर दूसरे देशों के उपकरणों के ऊपर भी काम करता है। तो अपने देश में जो सॉफ्टवेयर बनाया उसका स्टैंडर्ड अपने देश की संस्थाओं ने सेट कर दिया। अब मान लो कि अपन ने वही जापान भेजा और जापान के अंदर उसी आईटी प्रोडक्ट का जो या सॉफ्टवेयर का वो स्टैंडर्ड, अगर जापान की जो स्टैंडर्ड कंपनी है वो अलग तरीके से देखेगी तो 2 देशों में एक तरीके से सॉफ्टवेयर के या आईटी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में दिक्कत आएगी। तो उसके लिए कुछ देशों का समूह बना और उन्होंने आईटी प्रोडक्ट के लिए कॉमन क्राइटेरिया बना लिया और उस कॉमन क्राइटेरिया को संचालित करने के लिए जो है वो एक तरीके से एक इनकी संस्था कह दो या एक तरीके से सोसाइटी कह दो, वो काम करती है। और वो जो काम करती है उसके अलग अलग जगहों पर जो है वो सम्मेलन होते रहते हैं और उस सोसाइटी या बोर्ड का जो चेयरपर्सन होता है वो मेंबर कंट्रीज में से बदलता रहता है, बनता रहता है। अब इस कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का जो वो अध्यक्ष अगले 4 साल तक के लिए अगले 2 साल तक के लिए भारत को बना दिया गया है। ये फैसला
14 से 16 अप्रैल 2026 को टोक्यो के अंदर हुई एक कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट जो थी उसकी बैठक के दौरान लिया गया। और उससे क्या होगा कि एक तरीके से आईटी प्रोडक्ट के मामले में भारत की विश्वसनीयता और ज्यादा बढ़ेगी, भारत और ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, या यूं कहें अलग अलग देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन में और ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उसके बाद में अगली मल्टीपल माइलोमा से रिलेटेड एक खबर आई है। मल्टीपल माइलोमा क्या होती है? अपने जो माइलोमा जो है वो ब्लड कैंसर को कहते हैं। अपने बोन मेरो के अंदर जो WBC बनती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, अगर वो एबनॉर्मल तरीके से बनने लग जाएं तो वो कहलाती है मल्टीपल माइलोमा कैंसर, या सिंपल भाषा में इसको कहेंगे तो ब्लड कैंसर। अब इस ब्लड कैंसर के इलाज के लिए पहले से कीमोथेरेपी और विभिन्न प्रकार की चीजें विकसित की जा रही हैं या की जा चुकी हैं, लेकिन अभी हाल ही में पिछले दिनों जो वो CAR-T सेल थेरेपी यानी कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी का विकास किया गया, जो अलग अलग टाइप की कैंसर को डील करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। पिछले दिनों अपना इम्यूनो ACT कंपनी जो मुंबई की है, उसने CAR-T सेल थेरेपी की मदद से विभिन्न प्रकार के कैंसर के मरीजों का इलाज करके और उसमें सफलता हासिल की। अभी अपने देश में जो ब्लड कैंसर या यूं कहें मल्टीपल माइलोमा कैंसर है, उसका इलाज करने के लिए भी CAR-T सेल थेरेपी का जो वो एक नया डेमोस्ट्रेशन किया गया है, और भारत की कंपनी ने सिंगापुर की कंपनी के साथ मिलकर ये मल्टीपल माइलोमा के इलाज के लिए CAR-T सेल थेरेपी के इलाज के लिए एक नया सहयोग करार साइन किया है। उसी से संबंधित ये खबर है। तो अपने DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने तेलंगाना के हैदराबाद में एक कंपनी है जिसका नाम है हेलिक्स सेल थेरेप्यूटिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इसने मल्टीपल माइलोमा के उपचार हेतु जो वो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी का यूज किया गया है। अब इनकी खास बात ये होगी कि जो ब्लड सेल की कोशिकाएं होंगी या WBC कोशिकाएं जो ब्लड सेल में कन्वर्ट हो गई हैं, उसके ऊपर 2 टाइप के मार्कर पहचान के CAR-T सेल थेरेपी का इलाज किया जाएगा, और वो होंगे BCMA और CD19। यानी कि इससे क्या होगा कि अपने शरीर में कोई भी कैंसर कोशिका होगी उसका बचना नामुमकिन होगा, या इसको कंट्रोल करने में CAR-T सेल थेरेपी ज्यादा बेहतर कारगर तरीके से काम कर पाएगी। अब इस हेलिक्स सेल थेरेपेटिक प्राइवेट लिमिटेड जो तेलंगाना के हैदराबाद में एक कंपनी है, उसका सिंगापुर की बायोसेल इनोवेशन के साथ में टाई अप हुआ है, और ये दोनों मिलकर मल्टीपल माइलोमा का इलाज करने के लिए CAR-T सेल थेरेपी विकसित करेंगे और उसके तहत रोगों का इलाज करेंगे। CAR-T सेल थेरेपी का डिटेल्ड वीडियो अपन ने पहले भी बनाया है, बायोटेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में अपन पढ़ाते भी है इसको। तो ये इससे रिलेटेड खबर थी। अब उसके बाद में अगला कि अपना जो आंध्र प्रदेश है, वहां के मुख्यमंत्री श्रीमान चंद्रबाबू नायडू हैं, इन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ मिलकर एडवांस स्टेज यानी कि 4th, 5th, 6th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है उनकी टेस्टिंग, और जो अपनी नेवी के लिए जो काम में आते हैं अलग अलग सिस्टम, उनकी टेस्टिंग के लिए जो है वो सुविधा केंद्र यहां पर आंध्र प्रदेश में विकसित करने के लिए जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आधारशिला रखी है, और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है श्री सत्य साई जिला। एक बाबा जी हुए हैं श्री सत्य साई, बहुत ही फेमस, उनके नाम पर यह जिला है। तो यहां पर श्री सत्य साई जिला में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू के द्वारा जो वो कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सुविधा रखी गई है। इसका मतलब क्या है, पहले इसके बारे में बात करें तो आने वाले टाइम में जब एडवांस एयर क्राफ्ट या यूं कहें कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या लड़ाई झगड़े में काम में आने वाले जो हवाई जहाज हैं, उनको अगर विकसित करना है तो टाइम टू टाइम उनको टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और टेस्ट करने के लिए टेस्ट करने की सुविधा होनी चाहिए, और उस सुविधा के केंद्र का उद्घाटन यहां पर श्री सत्य साई जिला में किया गया है अभी। तो पहली बात तो ये है। तो इसमें खास करके 5वीं पीढ़ी के जो लड़ाकू विमान होंगे उनकी टेस्टिंग करने का प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, और इसमें 2000 रुपए का खर्चा आया है, और ये जो है वो आने वाले टाइम में अपने को विदेशों पर निर्भरता कम करेगी। दूसरा, नेवी के अलग अलग जो उपकरण है या सिस्टम है उनके निर्माण की जो है एक सुविधा विकसित की गई है, किसके द्वारा, BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। कितना खर्चा किया गया, 480 करोड़ रुपए जो है वो उससे अलग अलग जहाज और टारबीडो को विकसित करने के लिए जो है वो काम करेंगे। एक चीज और स्टार के रूप में अपने को पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में एक जो है वो डिस्ट्रिक्ट है कुर्नूल, वहां को
8 ड्रोन बनाने वाली कंपनियों ने अपना जो है वो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है, और इसलिए कुर्नूल के अंदर ड्रोन सिटी स्थापित की गई है। तो वन लाइनर के रूप में अपने से यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि ड्रोन सिटी कहां पर स्थापित की गई है, तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल के अंदर। उसके बाद में अपने दिल्ली के पास है एक जगह बुराड़ी, एक गांव है बुराड़ी। वहां पर किसी भी देश के ऊपर न्यूक्लियर, रेडियोलॉजिकल या फिर केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन का हथियार हो तो उससे कैसे बचा जाए, उस परिस्थिति में कैसे देश की एजेंसी काम करें और नागरिक किस प्रकार जो है उससे बचें, उसको लेकर के एक तरीके से डेमोस्ट्रेशन और तैयारियों को अधिक मजबूती से करने के उद्देश्य से एक ड्रिल या यूं कहें एक सेंटर स्थापित किया गया है। तो बस ये इतनी सिंपल सी बात है कि विभिन्न प्रकार के जो वेपन्स होते हैं उनसे बचने के लिए दिल्ली के बुराड़ी में एक सेंटर की स्थापना की गई। अब भारत ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर ईवी के अंदर जो बैटरी लगती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो बैटरी लगती है, उसकी रिसाइकलिंग करने को लेकर के एक महत्वपूर्ण समझौते के ऊपर साइन किया है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद में स्वस्थ भारत पोर्टल नाम का एक स्वास्थ्य क्षेत्र में अलग अलग सुविधाओं का जो लाभ मिलता है अपने को, तो इसके बदले में हॉस्पिटल को विभिन्न प्रकार की खानापूर्ति करनी पड़ती है, एंट्री करनी पड़ती है। तो कोई आयुष्मान भारत का, कोई किसी का, इन सारे अलग अलग पोर्टल्स को एक जगह पर स्वस्थ भारत पोर्टल पे ले आए, जिससे कि वन स्टॉप एग्रीगेटर एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये काम कर पाएगा और इससे हॉस्पिटल और दूसरे जो रिसर्च सेंटर हैं उन सबको आसानी होगी। सरकारी जो सुविधाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को दी जा रही है उनको आसानी से किया जा सकेगा। एक और जो है वो छोटी सी खबर कि तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू जो अपना हाई एल्टीट्यूड या ऊंचाई के ऊपर किसी भी तरीके से, जैसे पर्वतारोही या सेना या दूसरे लोकल लोग जहां रहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, उनके बचाव के लिए एक समर्पित जो है वो एक बचाव संगठन है जिसका नाम रखा है तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू, और इसके संस्थापक हैं हेमंत सचदेव। उसके बाद में टाइप 4 सीएनजी सिलेंडर, जो सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां हैं उनको सीएनजी डलवाना पड़ता है। जैसे पेट्रोल डीजल के लिए फ्यूल टैंक होते हैं, वैसे ही सीएनजी गाड़ियों में सीएनजी के सिलेंडर लगे रहते हैं। अब उन सीएनजी सिलेंडर का वजन बहुत ज्यादा रखा जाता है क्योंकि उनको मजबूत बनाया जाता है, और मजबूत इसलिए बनाया जाता है कि फट नहीं जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कल को गाड़ी में आग लग जाए। तो उसके लिए हल्के हाई क्वालिटी के सीएनजी के सिलेंडर बनाए गए हैं जो तुलनात्मक रूप से काफी कम होंगे, जिससे गाड़ी का माइलेज बढ़ेगा और उसकी स्पीड भी बढ़ेगी, और वो है सीएनजी 4 टाइप के सिलेंडर्स। उसके बारे में भी आपको देखना। उसके बाद में वन लाइनर टाइप की कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि अपनी लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं वन लाइनर सवाल में। दूसरी, नौसेना नेवी के जो प्रमुख है वो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। अनुग्रह दास को रक्षा लेखा महानियंत्रक, या जो वो अपना एक तरीके से अकाउंट और ऑडिट वाला डिपार्टमेंट है डिफेंस का, उसका पद बाहर ग्रहण किया है अनुग्रह नारायण दास ने। एक है विश्वजीत सहाय, उनको सचिव नियुक्त किया गया है रक्षा मंत्रालय में। तो ये नियुक्तियां भी अपने को याद रखनी है, बाकी बहुत कोई खास बात नहीं है, वन लाइनर टाइप के सवाल हैं वो आप सोल्व करें। उसके बाद में लास्ट में अपने जो है वो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आप सोल्व करें। वन लाइनर टाइप के यानी कि एमसीक्यू वाले भी हैं, और लास्ट में अपने मेंस एग्जाम के हिसाब से भी है। खूब सारे क्वेश्चन अपन ने तैयार किए हैं। उम्मीद है आप इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करोगे और इनके जो आंसर होंगे उनको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मेंस के हिसाब से भी अपन ने ये बनाए हैं। तो इन दोनों क्लासों को आप एक साथ देखोगे तो साइंस और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर होगा, क्योंकि नई खबरें नहीं आती हैं, पुरानी खबरें रिपीट होनी शुरू हो जाती है, और एक ही खबर को हम 10 बार 5 बार एग्जाम तक पढ़ लेते हैं तो अपने से उससे रिलेटेड क्वेश्चन सही होने के खूब सारे चांस बढ़ जाते हैं। तो ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रारंभिक परीक्षा लायक भी और मुख्य परीक्षा लायक भी सवाल अपन ने डिजाइन किए हैं। आप ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी अपनी स्प्रिंग बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर, और स्प्रिंग बोर्ड की वेबसाइट पर जाके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको क्लास में करंट पर्सपेक्टिव नाम से ये पीडीएफ मिल जाती है एक बुकलेट की फॉर्म में, और जो बच्चे बाहर रहते हैं वो इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकालना चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं, अपने नोट्स के साथ में वैल्यू एडिशन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और अगर सिर्फ क्लास सुनना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बट क्वेश्चन अवश्य सोल्व करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।
धन्यवाद आप सभी का।